राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश की अपनी सीरीज चल रही थी और मौर्य वंश की जो अपन बात कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं अपन मौर्य वंश। ठीक है, अब मौर्य राजवंश को अपन पढ़ रहे हैं तो इसको देखते हैं। ये ठीक है क्या? चलो उचित है। मौर्य राजवंश में अपन ने जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसकी जो बात की, चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कि बिंदुसार के अन्य नाम क्या थे? अमित्रगात, सिंहसैन, जैन ग्रंथों के अनुसार, राजबली की कथा के अनुसार। तो हमने ये चीजें पढ़ी। इसमें बिंदुसार के बारे में देखा कि जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री है, कौन? प्रधानमंत्री, या उसको महामंत्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महामंत्री। बिंदुसार का महामंत्री कौन था? प्रश्न तो सिंपल सी है। बिंदुसार का जो प्रथम जो महामंत्री था वो कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य पहला, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य के बाद में जो दूसरा उसका जो मंत्री बना वो बना था राधा गुप्त, उसका मंत्री बना था। बिंदुसार की सभा, वहां पर 500 लोगों की, व्यक्तियों की एक मंत्री परिषद थी, महामंत्री परिषद थी। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? खलाटक। खलाटक 500 लोगों की जो मंत्री परिषद थी उसका अध्यक्ष था खलाटक। एक और व्यक्ति की बात आती बिंदुसार के बारे में, सुबंधु। सुबंधु इसके यहां मंत्री था। और ये सुबंधु क्या था? चाणक्य या चंद्रगुप्त कह सकते, सॉरी, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये सुबंधु चाणक्य से द्वेष रखता था। जब चाणक्य को पता चला, चाणक्य ने अपना मंत्री परिषद के सारे कार्य को छोड़ करके और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब सुबंधु को पता चला तो सुबंधु बड़ा दुखी हुआ और चाणक्य के पास जाकर के उसने क्षमा याचना मांगी थी। तो इस तरह की जानकारी हमें बिंदुसार के बारे में मिलती है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे बिंदुसार के पुत्र के बारे में। इसका जो पुत्र था, सॉरी, इसका पुत्र और इसके पुत्र का, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है? अशोक। आगे अपन चर्चा करते हैं इस अशोक, और अशोक के बारे में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। चलिए पॉइंट लिखेंगे। अशोक, महान, चंडाशोक आदि नामों से इसको जानते हैं। पॉइंट है अशोक। अशोक महान कह सकते हो, अशोक महान। अब देखते हैं अशोक महान के बारे में हमें क्या मिलता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अशोक महान का जो समय है 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक, क्योंकि अपन ने बिंदुसार को 273 पे समाप्त किया था, तो अशोक को अपन 273 ईसा पूर्व से स्टार्ट करते हैं, 232 तक इसका साम्राज्य था। अब देखिए अशोक के बारे में कहा जाता है, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। और अशोक की जो माता थी, माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता थी। ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। सुभद्रांगी जो थी ये इसकी माता थी। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। चलिए इसका राज्याभिषेक, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ 273 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात ये आती है सर जी 73 से 73, 4 वर्ष का जो समय था, अंतराल था, ये क्यों था? इसमें क्या है, जो बिंदुसार था इसका पिता, बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था।
बिंदुसार किसी सुसीम को राजा बनाना चाहता था। सुसीम कौन था? अशोक से बड़ा, यानी कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। कौन था? सुसीम। लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो शासक किसको बनाया गया? अशोक को बनाया गया। किसे बनाया गया? अशोक को। अशोक को क्यों बनाया गया? क्योंकि बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी, कौन थी? मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद ने अशोक का साथ दिया, जिसमें से एक उसका जो प्रधानमंत्री था, कौन था? राधा गुप्त। कौन था? राधा गुप्त था। इसने किसका साथ दिया? अशोक को, और अशोक को बनाना चाहा। अब बात करते हैं बिंदुसार के शासन काल में दोनों ने ही अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्योंकि अशोक राजा बनने से पहले, जब अशोक राजा बना था, तो राजा बनने से पहले ये उज्जैन का क्या था? ये राज्यपाल था। उज्जैन का राज्यपाल था। और जो सुसीम था ये तक्षशिला, या आप कह सकते हो कश्मीर का राज्यपाल। सुसीम कश्मीर का राज्यपाल था। लेकिन इसी बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, और दोनों बार की जो विद्रोह था, उस विद्रोह को दबाने में अशोक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इसके समय में यहाँ पर ये सुसीम यहाँ का शासक था, राज्यपाल था, तब कश्मीर में विद्रोह हुआ तो अशोक को भेजा गया। अशोक ने जाके यहाँ की जो विद्रोह था, विद्रोह को दबा दिया। अब जब विद्रोह को दबाया, इसने बात की, तो जनता ने कहा कि ना तो हम राजा बिंदुसार के खिलाफ हैं और ना ही सुसीम के खिलाफ है राज्यपाल, लेकिन कश्मीर के जो अमात्य थे, अमात्य मामात अधिकारी, वो जनता का दमन करते थे, शोषण करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी शिकायत अशोक से की। दूसरा जो विद्रोह हुआ वो कहते हैं वहां के अधिकारियों का विद्रोह था, जिसे दबा दिया गया। तो आप पर इसकी आगे चर्चा करते हैं कि इन सफलताओं के बाद में जब अशोक शासक बना और उधर सुसीम शासक बनना था, तो इसलिए इनमें आप इसके अशोक व अशोक के भाइयों में राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। आपस में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और संघर्ष कितने? 4 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक चला। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? देखिए, सिंगली अनुश्रुति, यानी कि श्रीलंका दीपवंश महावंश की अपन बात करते हैं। सिंगली अनुश्रुति की बात करें अपन, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अगर हम कहें, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, है ना, बौद्ध ग्रंथ है, श्रीलंका ग्रंथ है, इनके अनुसार जो अशोक था अपने 99 भाइयों की क्या की? इसने हत्या की। 99 भाइयों की हत्या करके ये क्या बनता है? शासक बनता है। अशोक क्या करता है? सिंगली ग्रंथों के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनता है। देखिए, सम्राट अशोक को पढ़ने के लिए हमें बहुत सबसे ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी ये वो व्यक्ति है जिसके कलिंग युद्ध की भी अपन चर्चा करेंगे। इसने धम्म की भी स्थापना की। एक तरफ अशोक 99 भाइयों की हत्या की जानकारी मिलती है, तो अपन इसी टॉपिक पे जाएंगे। तो देखिए, इसकी जो ये बात है, इस बात को कपोल कल्पित माना जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बात को क्या मानते? इतिहासकार कपोल कल्पित मानते। एक इतिहासकार है तारानाथ। अब ये लामा तारानाथ, इसका पूरा नाम ये कहाँ का है? चीन कह दो वर्तमान में, लेकिन चीन ना होके तिब्बत था। तिब्बत जो था चीन और भारत की सीमा के मध्य में था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के समय में, तो भारत ने सबसे पहले उसको चीन के लिए उन्हीं का मान्यता दे दी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और आज वो चीन का भाग बना हुआ है। तो तिब्बत के तारानाथ ने कहा कि अशोक अपने 6 भाइयों की हत्या करके मगध के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका मतलब है कि सत्ता संघर्ष में भाइयों से युद्ध तो जरूर हुआ, लेकिन कितने भाई मारे गए इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अभिलेखों में उसके जो 2 भाई हैं, एक तो सुसीम व तिवर, इन 2 का नाम मिलता है। जो इसका कहते हैं तिवर उसका सगा भाई था,
तिवर नहीं सॉरी तिष्य, तिष्य के बारे में जानकारी मिलती है। और तिष्य जो था इसका सगा भाई था, जिसे विक्ताशोक, वीताशोक आदि नामों से जाना जाता है। तिष्य जो था इसका सगा भाई, ठीक, सगा भाई था। तो इन दोनों की जानकारी मिलती है। सुसीम ये सगा भाई था, ये भी कहते हैं ये सबसे छोटा था, ये सबसे कैसा था, छोटा व्यक्ति था, छोटा भाई था, छोटा, ये सबसे बड़ा था, ये सब सुसीम क्या था, सबसे बड़ा था। इस तरह इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब है कि अशोक जो सता संघर्ष में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में 269 ईसा पूर्व में ये विधिवत रूप से राजगद्दी पर बैठा और सारी जानकारी की जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है। जिस कलिंग अभिलेख की अपन चर्चा करेंगे तो अशोक के राज अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, 8वें वर्ष कह सकते हो, 8वें वर्ष उसका कलिंग युद्ध हुआ था। उसके अभिलेखों की जानकारी इसी उससे गणना की जाती है। इसका मतलब है अशोक एक ऐसा शासक है जिसके राज्याभिषेक से संबंधित इस बात की जानकारी होती है कि वहां से वो राजा था। आगे अपन अशोक के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए अशोक की अपन आगे जानकारी लेते हैं, तो उसके कलिंग युद्ध की अपन चर्चा करेंगे। ये तो हो गया उसके शासन की बात। अब देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध, किसकी चर्चा करते हैं अपन, अशोक के कलिंग युद्ध की, ठीक है। मैं इसको सबको ही मिटा देता हूं। सुभद्रा की माता का नाम हो गया, चलिए कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। देखिए अशोक से पहले जो उसके दो शासक थे, उसके पिता बिंदुसार, उसके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त, उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र अधिकार कर जीता हुआ था, तो उन्हें जीतने के लिए कोई बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अशोक के समय जो कलिंग था वो बड़ा शक्तिशाली हो गया था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। अब कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसकी जो जानकारी है वो प्लिनी देता है। प्लिनी कहता है कि कलिंग पर व्यापारिक कारणों से आक्रमण किया गया, कलिंग पर व्यापारिक कारणों से आक्रमण किया गया। जबकि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो पता चलता है जो कलिंग था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और युद्ध में हाथी चाहिए तो उसके लिए इसने यहाँ पर आक्रमण किया। मुक्तमणियों आदि के लिए भी ये यहाँ पर प्रसिद्ध था। तो कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध 261 में हुआ। उस समय जो कलिंग का शासक था वो था नंदराज, ये कलिंग का शासक था, नंदराज का शासक। अब इस शासक था, इसकी नंदराज की जानकारी हमें किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। किससे मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में क्या हुआ, कलिंग का जो युद्ध हुआ, इस कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए। 1 लाख जो व्यक्ति थे वो मारे गए और 1,50,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें निर्वासित कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया था। तो कलिंग युद्ध का जो संहार था वो अत्यधिक नरसंहार हुआ कलिंग युद्ध में। और कलिंग युद्ध में इतने सारे व्यक्तियों के मारने से ऐसा कोई घर नहीं था जहां से कोई न कोई नहीं मरा हो। इसको देखते हुए अशोक को इसके बाद में बहुत दुख हुआ और उसने इसके बाद कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया,
बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। उपगुप्त को कहते हैं, उसने उसको बौद्ध धर्म में, सुबंधु ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो अपन देखते हैं कलिंग युद्ध पर विजय के बाद में कलिंग को दो क्षेत्रों में बांटा गया। पहला था उत्तरी क्षेत्र और दूसरा था दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी तोसाली, और दक्षिणी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी समापा। तोसाली का दूसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है धोली। क्या मिलता है? धोली। और समापा का मिलता है जोगढ़। इस तरह इसको दो क्षेत्रों में बांट दिया गया और एक राजकुमार को ही यहाँ का दोनों क्षेत्रों का क्या बना दिया गया? उपराज्यपाल या कह सकते हैं राज्यपाल या उपराजा यहाँ बना दिया गया था। तो हम देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने जो उसका जो नाम था चंडाशोक, अशोक का नाम क्या था? चंडाशोक, कामाशोक, ये उसके पूर्व के नाम थे। एक बार क्या हुआ कि अंतपुर था उसका, अंतपुर क्या था? अंतपुर की जो 500 महिलाएं थीं उन्होंने इसकी क्रूरता का, अशोक की क्रूरता का मजाक उड़ाया और कहते हैं इन्होंने 500 महिलाओं को मरवा दिया, कह सकते हैं जलवा दिया, इनको खत्म करवा दिया। ऐसा कठोर व्यक्ति था। इसने उज्जैन में और पाटलिपुत्र में, अशोक ने कहां पर? पाटलिपुत्र व उज्जैन, दूसरा है उज्जैन, इन दोनों में कहते हैं जो पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी मिलती है कि इसने नरक द्वार यानी कि नरक के लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए, यातनाओं के लिए द्वार बनवाया था। अशोक के राज्यकाल में अनेक पशुओं जानवरों को मारा जाता था, लेकिन जब बौद्ध धर्म में आया तो उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, नरक के द्वार पर भी उसने रोक लगा दी थी। तो इस बात की जानकारी कि नरक द्वार जहां लोगों को सताया जाता था, अनेकों जानवरों को मारा जाता था और चंडाशोक, कामाशोक उसके इसी नाम पर नाम पड़े थे, उसके बाद उसने उसमें रियायत दी। तो इस बात की जानकारी हमें दो चीनी यात्री, एक का नाम है फाइयान और हवेनसांग, फाइयान और दूसरा है हवेनसांग। दोनों इस बात की हमें जानकारी देते हैं। एक चंद्रगुप्त के समय में आया था, गुप्त काल में, और दूसरा हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हवेनसांग तो कहता है कि मैंने स्वयं ने अपनी आंखों से उन नरक द्वारों को देखा था। तो इसी प्रकार हमने अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो अब ये इतना ही वीडियो अपने पास में क्लियर हो पाएगा, उससे ज्यादा का अपने समय बहुत हो जाएगा तो नहीं कर रहे। तो हल्की सी नजर डालेंगे अपनी क्या पढ़ा मौर्य वंश, कुछ बातें होंगी मैं बाद में और करा दूंगा धर्म के बारे में। मौर्य वंश सम्राट अशोक महान, जिसका समय 273 से 232 माना जाता है। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगनी। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। चंडाशोक, कामाशोक किसको कहा जाता है? 500 स्त्रियों को उसने क्रूरता मजाक उड़ाने के कारण मरवा दिया था। अशोक की पत्नियों की अपन थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। कलिंग युद्ध की अपन ने बात की, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग आक्रमण क्या है? प्लिनी के अनुसार कलिंग पर व्यापारिक कारणों से आक्रमण किया था। अर्थशास्त्र मतलब हथियों के लिए उसने आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कहते हैं कलिंग में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। भयंकर भयानक युद्ध था जिसमें 1,50,000 व्यक्तियों को बंदी बना दिया गया था और निस्वार्थिक जीवन में छोड़ दिया गया। इसके बाद कलिंग को 2 क्षेत्रों में, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग में बांट दिया गया। उत्तरी कलिंग की राजधानी तोशाली थी, जिसे धौली कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड के पेपर आगे ये प्रश्न आया था, तोशाली वाला। और दक्षिणी की समीपा, जिसे जोगढ़ के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर राजकुमार को नियुक्त कर दिया गया। इसने पाटलिपुत्र में नरक द्वार की स्थापना की थी, जिसकी जानकारी हमें फाइयान और हवेनसांग उपलब्ध कराते हैं। इसकी जो अपन देखते हैं, अशोक की जो पत्नी थी, इसकी पहली पत्नी का नाम था महादेवी था, देवी के रूप में माना जाता है। जो कहते हैं ब्राह्मण की माता थी, ब्राह्मण की पुत्री थी और इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था महेंद्र और दूसरे का नाम था संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा।
दोनों भाई बहन थे जो श्रीलंका भी गए थे बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में। दूसरी जो इनकी राजधानी पत्नी थी अशोक की अरिंधत्री असंधि मित्रा सॉरी है ना, असंधि मित्रा इनकी दूसरी राजधानी पत्नी थी। और इनकी जो तीसरी पत्नी है तिष्य रक्षिता, चौथी जो इनकी पत्नी है पद्मावती। और पांचवी पत्नी के नाम में आप जोड़ सकते हैं कारुबाकी। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने का प्रयत्न करूंगा। तो देखिए हल्की सी मैं चर्चा कर देता हूं। महादेवी के 2 पुत्र थे, तो हमने देखा इसकी कितनी 4, इसकी 5 तो पत्नियां, 5 क्या हैं अशोक की पत्नियों की हमें जानकारी मिलती है। और कहते हैं इसके 4 पुत्रों की जानकारी मिलती है। 4 पुत्रों की मैं बात करूंगा अभी थोड़ी सी। 4 पुत्र और 2 पुत्रियों की इसकी जानकारी मिलती हैं। 2 पुत्रियां कौन हैं? तो थोड़ा मैं देखता हूं। ये जो ब्राह्मण की पुत्री थी इसलिए इसको पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया। पहली पत्नी थी लेकिन पटरानी का दर्जा नहीं था। पटरानी का दर्जा किसे था? असंधि मित्रा को पटरानी का दर्जा था, यानी कि महारानी मुख्य रानी का दर्जा था। असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में तिष्य रक्षिता को पटरानी बनाया गया। तिष्य रक्षिता को पटरानी बनाया गया। तिष्य रक्षिता के बाद में अपन को जानकारी मिलती है पद्मावती। और पद्मावती का जो एक पुत्र था उसका नाम था कुणाल। क्या था? कुणाल। कुणाल किसका पुत्र था? पद्मावती का पुत्र था, जिसे अंधा किसने करवाया? तिष्य रक्षिता ने इसको, जब ये बाद में शासक बना तो इसको अंधा करवा दिया था। कारुबाकी का नाम देते हैं। कारुबाकी एकमात्र उसकी रानी है जिसका जो नाम है, इसका जो नाम कहां मिलता है? हमें अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों में मिलता है। सिर्फ एकमात्र कारुबाकी का नाम अभिलेखों में मिलता है, बाकी का नाम हमें साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। कारुबाकी का जो पुत्र था, इसका जो पुत्र था उसका नाम था तिवर। तिवर इसके पुत्र का, कारुबाकी के पुत्र का नाम था। इसके बाद में हमें इसके एक पुत्र जालोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। जालोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये जालोक कश्मीर का शासक बना था बाद में, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनकी एक पुत्री चारुमती की भी जानकारी मिलती है। तो देखिए मैंने कहा इसकी 2 पुत्री, एक तो चारुमती हो गई, दूसरी को बताएं इनकी 5 पत्नी हो गई। महेंद्र असंधि तिष्य पद्मिनी। देखिए महादेवी हो गई, असंधि मित्रा, तिष्य हो गई, पद्मिनी और कारुबाकी। 5 पत्नियों की चर्चा अपन कर सकते हैं। 4 पुत्रों की मैंने बात की। एक पुत्र हो गया इनका महेंद्र, दूसरा पुत्र हो गया इनके कुणाल जिसके बारे में जानते, तीसरा पुत्र हो गया इनका तिविर, चौथा पुत्र हो गया जालोक। 2 पत्नियां हो गई पुत्रियों में, एक चारुमती और दूसरी संगी मित्रा इनके बारे में। तो ये जानकारी हमें अशोक के बारे में मिलती है। करके मैं सारी जानकारियां आपको बता चुका हूं। और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं वीडियो भी ज्यादा बनाऊंगा। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।